आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो करियर से जुड़ी सारी पारंपरिक सलाह को तोड़ देती है। ये शक्तिशाली लोगों तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये परछाइयों में छिपा हुआ एक सीक्रेट रास्ता है। इसे कहते हैं अदृश्य राजकुमार की रणनीति। ये कहानी शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है। एक बहुत ज़रूरी ईमेल भेजा जाता है, मान लीजिए किसी बड़े सीईओ या डिसीजन मेकर को, और जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी। ये काफ़ी निराशाजनक होता है और ऐसा लगने लगता है कि अरे, इन तक पहुंचना तो नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर इस प्रॉब्लम को देखने का हमारा नज़रिया ही गलत हो? तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो पुराना तरीका है, यानी त्रुटिपूर्ण आक्रमण, वो फेल क्यों होता है। फिर हम अदृश्य राजकुमार की रणनीति की गहराई में उतरेंगे। हम इतिहास से एक राजनयिक का रहस्य जानेंगे, इसके पीछे जो पहुंच का मनोविज्ञान है उसे समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज के ज़माने में आधुनिक द्वारपालों के साथ इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस आम स्ट्रैटेजी से जिसे ज़्यादातर लोग अपनाते हैं और जो अक्सर फेल हो जाती है। इसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण आक्रमण। ये सोचना बहुत नेचुरल है ना, कि सफलता का सबसे तेज रास्ता क्या है? सीधे टॉप पर जाना, यानी राजा तक पहुंचना। अब ये राजा कोई कंपनी का सीईओ हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर या इंडस्ट्री का कोई बहुत पावरफुल इंसान। हमें लगता है कि बस एक बार उन तक पहुंच गए तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, पर असल में यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर वो तरीका गलत है तो सही क्या है? अब हम आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जो इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये एक ऐसा नज़रिया है जो पावर के इस खेल को बिल्कुल ही नए ढंग से देखता है। ये है अदृश्य राजकुमार की रणनीति। ये एक लाइन हमारे सोचने के तरीके को एकदम पलट कर रख देती है। असली पावर स्पॉटलाइट में नहीं, बल्कि सिंहासन के चारों ओर जो परछाइयां हैं उनमें छुपी होती है। ये पावर अक्सर पर्दे के पीछे उन सलाहकारों और असिस्टेंट्स के पास होती है जो असल में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये अदृश्य राजकुमार आखिर हैं कौन? देखिए, ये वो लोग हैं जो राजा के आसपास एक किले की तरह काम करते हैं। वे राजा का टाइम, उन तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन और उनका ध्यान सब कुछ कंट्रोल करते हैं। असल में वही ये तय करते हैं कि किसका मैसेज राजा तक पहुंचेगा और किसका नहीं। हो सकता है उनके पास कोई बड़ी फैंसी पोस्ट ना हो, पर उनके पास पहुंच की असली पावर होती है। अब जरा अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड के बारे में सोचिए। ये कौन हो सकते हैं? शायद सीईओ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो उनके पूरे शेड्यूल को कंट्रोल करता है, या वो सीनियर एडवाइजर जिसकी राय को राजा भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली गेटकीपर वही होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये कोई नई खोज नहीं है। इतिहास के सबसे चालाक रणनीतिकारों में से एक ने इसे सदियों पहले ही समझ लिया था। चलिए देखते हैं कि मैकियावेली का वो सीक्रेट क्या था। एक डिप्लोमैट के तौर पर मैकियावेली ने जल्दी ही ये समझ लिया था कि राजाओं के पास हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं होता। वे अपने सेक्रेटरी और एडवाइजर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो अगर किसी को राजा को प्रभावित करना है तो पहले उन लोगों का भरोसा जीतना होगा जो राजा के कान में फुसफुसाते हैं। सिंहासन तक का रास्ता हमेशा दरबार से होकर ही जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में तो ये काम करता था, लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। यह सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों की मदद करने से वे हमें पसंद करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। जब कोई किसी से एक छोटा सा एहसान मांगता है, जैसे कोई किताब उधार मांग ली, तो जो मदद करता है उसका दिमाग खुद को समझाता है, मैंने इसकी मदद की, इसका मतलब मैं इसे पसंद करता हूं। बस इस एक छोटे से काम से वो इंसान भविष्य में और बड़ी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसे असलियत में कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, जब कोई सीधे सीधे नौकरी या कोई बड़ा फेवर मांगता है तो ये एक तरह का दबाव बनाता है। ये मांगने जैसा है। लेकिन जब सलाह मांगी जाती है तो ये सम्मान दिखाने जैसा है। ये दूसरे व्यक्ति को एक्सपर्ट और वैल्यूएबल महसूस कराता है। उन्हें मदद करने का एक आसान, बिना प्रेशर वाला मौका मिलता है, और बस यहीं से बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है। तो ये तरीका 2 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, सलाह मांगे। इससे एक रिश्ता शुरू होता है और सामने वाले को जरूरी महसूस होता है। दूसरा स्टेप, जो उतना ही जरूरी है, बदले में कुछ वैल्यू दें। उनकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दें। इससे ये साबित होता है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है।
चलिए अब इन सारे हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को आज के ऑफिस और प्रोफेशनल दुनिया में लागू करके देखते हैं। इसका सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल ये है, उस सीईओ को 100वां ईमेल भेजने के बजाय, जो शायद कभी पढ़ा ही नहीं जाएगा, उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से संपर्क करें, उनके काम की तारीफ करें, उनसे सलाह मांगें, उनके साथ एक असली ह्यूमन कनेक्शन बनाएं। वही वो इंसान है जो सही समय पर आपका मैसेज सीईओ तक पहुंचा सकता है। और यहाँ एक और बहुत बारीक लेकिन ज़रूरी बात है, कभी भी किसी से ये कहकर शुरुआत ना करें कि मैं आपके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये लाइन बोलते ही आप खुद को एक निचले लेवल पर रख देते हैं। इसके बजाय खुद को एक पार्टनर या सहकर्मी की तरह पेश करें। कहें, मैं भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स पर काम कर रहा हूँ। ये एक बराबरी का रिश्ता बनाता है, प्रशंसा का नहीं। तो ये रही आपकी प्रैक्टिकल प्लेबुक। रिसेप्शनिस्ट से लेकर असिस्टेंट तक हर किसी के साथ सम्मान से पेश आएं, उनके नाम याद रखें, एक फैन की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी की तरह आत्मविश्वास दिखाएं। और हमेशा याद रखें, असली खेल सिंहासन पर नहीं बल्कि उसके चारों ओर खेला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, आपकी दुनिया में, आपके करियर में ये अदृश्य राजकुमार कौन है? एक पल के लिए सोचिए, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में वे कौन लोग हैं जिन्हें अब तक नज़रअंदाज किया जाता रहा है? उन्हें पहचानना ही इस पावरफुल स्ट्रैटेजी को अनलॉक करने का पहला कदम है।